नमस्कार साथियों। सक्सेस स्टोरी की जो एक हम लोगों के द्वारा सीरीज चलाई जा रही है, उस कड़ी में आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। और आज हम सबके साथ हैं उत्तर प्रदेश जुडिशरी में जो 2022 का अभी रिजल्ट आया है, उसमें अपनी 150वीं रैंक सुनिश्चित करने वाली ऐश्वर्या यादव मैम हमारे साथ। और हमारे साथ हैं हमारी टीम के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट रवि झा सर। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ऐश्वर्या मैम अभी हाल ही में इन्होंने 150वीं रैंक सुनिश्चित की है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके सिलेक्शन के लिए। और स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम। झा सर, इंट्रोड्यूस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। ऐश्वर्या मैम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कहा जाता है कि ये अपने आप में एक तपस्या होती है। ये तपस्या ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होती है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एज ए कैंडिडेट अपने आप को शामिल करता है, बल्कि ये तपस्या उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की होती है। तो इस पूरे के पूरे अगर हम दृष्टिकोण को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या लगता है, और अगर मैं ओवरऑल आपके पिछले 2 से 3 सालों की जर्नी को देखता हूँ, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि मैम ये प्रॉपर वाकई में एक तपस्या थी, जिसको न सिर्फ आपके द्वारा बल्कि आपके परिवार के द्वारा भी बहुत अच्छे से निर्वहन किया गया, और जिसका परिणाम है मैम कि आपने एक शानदार रैंक लाकर अपनी पोजीशन को सिक्योर किया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित TCSJ की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। जी सर, बिल्कुल ये तपस्या ही कहिए, क्योंकि जब मैंने अपनी लॉ शुरू की थी 2016 में, मैंने BLLB 5 ईयर लॉ किया जी सिंह लॉ कॉलेज से। सर उसके बाद क्योंकि तुरंत लॉ करना शुरू किया, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पापा इंस्पेक्टर पद पे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लॉ करो, उसके बाद आप आगे डिसाइड करो कि आपको आगे क्या करना है। 2016 बीता, 2017 बीता, फिर लॉ पढ़ना शुरू किया, बेसिक थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो लगा कि नहीं मेरे अंदर कैपेसिटी है। जज बनने का सपना फिर संजोए, पापा ने कहा ठीक है आप जुडिशरी करना चाहते हो, पापा का भी सपना था कि मैं आगे जज बनूं। फिर सिलेबस देखा, एक स्ट्रेटजी बनाई, फिर शुरू किया, लेकिन फिर बीच में ये हुआ कि कोविड आ गया और वैकेंसी, फिर हमारा उस टाइम कोई उम्मीद नहीं थी कि वैकेंसी कब आएगी, पर एक कहते हैं ना मोटिवेशन मिलना चाहिए घर का, परिवार का, जैसे आप कह रहे तपस्या होगा, वैसे ही मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया और कहा कि नहीं आप करते रहो, ये एक टफ टाइम है, गुजर जाएगा, उसके बाद वैकेंसी भी आएगी, और आप अपना काम करो, आप मेहनत करो, और जब आएगा तो आप अच्छा करोगे। बस उनका मोटिवेशन सपोर्ट रहा और मैं पढ़ी और फाइनली मैं सेलेक्ट हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ऐश्वर्या मैम, हालांकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा सिलेबस क्या होता है, प्री क्या होता है, मेंस, इंटरव्यू, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हम ऐसी आशा रखते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में उनके पास एक बेहतर जानकारी होगी। लेकिन अखिलेश सर, जैसा मैंने महसूस किया है, क्योंकि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम लोग निकल कर आते हैं, आमतौर पर वकालत के प्रोफेशन को कोई बहुत ज़्यादा एक क्रीमी लेयर में ज़्यादा कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। जब एक व्यक्ति क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और कहा जाता है कि वकालत की फील्ड में लोग एक हादसे की बदौलत आते हैं। जैसा कि मैम आपने कहा कि आपके फादर खुद एक पुलिस विभाग में हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एक लड़की का परिवार में जन्म होता है तो उसके साथ ही साथ उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश, उसके शादी वगैरह की चिंता भी कहीं ना कहीं माता पिता को होने लगती है। तो ये निर्णय जो था कि नहीं मुझे अपनी बेटी को लॉ ही करवाना है, ये निर्णय आपका व्यक्तिगत था या आपके पिताजी का सपना था कि नहीं मुझे अपनी बेटी को लॉ करवाना है? क्योंकि मैम अभी भी अगर आप उत्तर प्रदेश के या भारत के अगर आप 10 व्यक्तियों से पूछेंगे तो 10 में से लगभग 8 लोगों का सवाल यही होता है कि अगर लॉ से बेहतर हम B.Ed करवा लें, हम BTC करवा लें, DLED करवा लें, या किसी और चीज़ की तैयारी करवा लें, क्योंकि हम अपनी बिटिया को वकालत की फील्ड में भेजना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब आपकी वकालत की फील्ड त्रिपाठी जी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको जुडिशरी में जाना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। यस सर। सर मैं कहूँगी कि मैं बहुत अपने आप को लकी या फिर सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ। मेरे पापा की जो एक सोच थी, वो गांव से पढ़े फिर यहाँ आए, उन्होंने पूरा समाज देखा कि नहीं अब जो महिलाएं हैं किसी से कम नहीं है, और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट भी हो सकता है देखा हो, उनका अपना व्यू रहा। उन्होंने मुझे हमेशा इस बात के लिए कहा कि नहीं आपका जो इच्छा हो, आपका जो इंटरेस्ट हो आप करिए, और फिर मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। जब मैंने 12th किया तो उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। पापा का आप IIT कर लो, जो भी करना है आप करो। मैंने कहा नहीं पापा मुझे लॉ करना, मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली। उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, बोला ठीक है आपका अगर लॉ करना है तो आप करिए।
और फिर लग गई उस टाइम, और उनका हमेशा सपोर्ट रहा। आप अगर एक बार अनसक्सेसफुल होगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस मैं कहूँगी मेरा परिवार बहुत अच्छा था और मेरे पापा की सोच बहुत अच्छी थी, और मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगी, आपकी बेटी का जो भी सपना है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे वो लॉ करें और दूसरे की बातों में ना आए, पढ़ाइए, और उनको आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें कहिए कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा आप उनको सिक्योर फील कराइए कि आप जितना भी आपका समय लगेगा मैं साथ हूँ। बच्ची खुद पढ़ेगी जब उसको एक कॉन्फिडेंट रहेगा, नहीं मैं कुछ भी हो थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, उसका सिलेक्शन भी होगा। बस। तो ऐश्वर्या मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक तय शुदा शेड्यूल होता है। कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे लोग पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन मैम सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ जगहों पे आपका भाग्य काम करता है, कुछ जगहों पे आपका कर्म काम करता है। तो अगर हम एक ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें तो इसको आप किस पैमाने पर देखती हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य का है, क्या ये सिर्फ कर्म का है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है? सर हमारे हाथ में सिर्फ सॉरी सर, जहाँ तक मैं सोचती हूँ सर, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। भाग्य क्या होगा हम इसको बता भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं होता है सर। सिर्फ ये है कि हम अपना बेस्ट करें, हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा 100% दें, और एक पूरा लगा दे कि नहीं अगर मैं ये फील्ड चुन रही हूँ, अगर मैं इस कंपटीशन में जा रही हूँ, मैं अपना सब कुछ दे दूँ, अपना तन पूरा मन जो भी है लगा दूँ। उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है। फिर सर ये है भाग्य की बात सर, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कॉम्बिनेशन है या नहीं सर, जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि मैंने अपना पूरा दिया, और फिर जब आप पूरी तरीके से मेहनत कर दो, अगर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है तो ईश्वर भी देखता है। अगर बच्चा लगा हुआ है तो उसका भाग्य फिर वो लिखना शुरू कर देता है, नहीं अगर बच्चा इतना कर रहा है सेलेक्ट होगा। और अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता, बाई चांस वो पूरी मेहनत कर रहा, सिलेक्शन नहीं हो, तो ईश्वर ने उसके लिए कुछ और चुना होगा, फिर आपको उस डायरेक्शन में फिर वो मोड़ना शुरू करेगा। तो आप निराश मत होइए, अगर आप अपनी तरीके से पूरा आप अपना एफर्ट दे रहे हो और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है मैं इस चीज़ के लिए ना बना हूँ, आप दूसरी साइड में लगिए, आपको वहाँ सफलता जरूर मिलेगी। बस ये। तो ऐश्वर्या मैम ये बताइए कि जैसे कि सन 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यूपी लोक सेवा आयोग की लास्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जो लगभग 600 प्लस था। उसके बाद लगातार 4 सालों तक जितने भी त्रिपाठी सर जुडिशियल एस्पिरेंट थे सभी ना कहीं वो वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। कोई झारखंड जा रहा था, कोई उत्तराखंड जा रहा था, कोई दिल्ली जा रहा था, लेकिन अचानक से एक हवा का झोंका आया, एक रात नोटिफिकेशन आता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लोग उसके सिलेबस को समझ पाते हैं, क्योंकि इस बार त्रिपाठी सर लगभग 9 नए सब्जेक्ट को भी माइनर लॉ में ऐड किया गया था। उसको लेकर भी कन्फ्यूज़न था कि क्या वो जीएस का पार्ट है या वो लॉ का पार्ट है। बाद में हमें पता चला कि नहीं, वो दोनों के अंदर आपसे उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैम हम उसके सिलेबस को गो थ्रू कर पाते, अचानक से डेट आ जाती है। मुझे याद है वो डेट शायद सर थी 24 दिसंबर की, जब एग्ज़ाम की डेट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन द मंथ ऑफ फरवरी योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो आमतौर पे ऐश्वर्या जी, ये जो दौर होता है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक वाला होता है। एक तरफ जहाँ त्रिपाठी सर हम पिछले 4 सालों से वैकेंसीज़ का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद के साथ ही आयोग से नोटिफिकेशन आएगा, हमें कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन इस बार लोक सेवा आयोग ने सारे के सारे समीकरण को उलट के फेल कर दिया। तुरंत नोटिफिकेशन आया, 2 महीने के अंदर उन्होंने प्री की डेट को डिक्लेयर कर दिया। 2 महीने भी नहीं, मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर। ठीक उसके बाद त्रिपाठी सर वो मेंस का एग्ज़ाम लेकर आते हैं। तो मैम ये जो दौर था, इस दौर के दौरान आपने अपने आप को हैंडल कैसे किया? क्योंकि मैम जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है त्रिपाठी जी, या जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उन सभी का कहना था कि ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम था, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये आपके अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड था। इसका क्या परिणाम होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, हर व्यक्ति ने दिल और जान लगाकर इसके अंदर मेहनत की। तो मैम अगर हम उस ओवरऑल 6 महीने की जर्नी को देखते हैं तो उसमें मैम अपने आप को आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि मैम 9 नए सब्जेक्ट ऐड हुए, आपका रेवेन्यू कोड आ गया, यूपी ज़मींदारी को हटा के रेवेन्यू कोड भी अपने आप में बहुत बड़ा, आपके पेपर में चेंजेस आए, लैंग्वेज के पेपर को आपको 2 कर दिया। तो आपको नहीं लगता है मैम कि आपने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर को फील किया होगा, या उस दौर से आप उभरे कैसे? सर जैसे कि जब हम तैयारी में आते हैं सर, मैंने 2021 से प्रिपरेशन करना एकदम सीरियस वाला शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जुडिशरी का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि इस साल आएगा। तो आपको पहले 1-2 साल पहले लेके चलना पड़ेगा।
आपको पहले अपना मेजर लॉ जो होते हैं हमारा वो कंप्लीट कर लीजिए, एक जो बेसिक मेजर लॉ और जीएस आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन आएगा, जैसे हमारे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना, मुझे पता था नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है क्योंकि वो न्यूज़ आने लगती है। उसके बाद फिर मैंने मेजर लॉ और जीएस, मेरा पहले जीएस के लिए मैं टारगेट फॉर आईक्यू को धन्यवाद करना चाहूँ, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, उसको मैंने पूरा अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ था। फिर जब ये नोटिफिकेशन आया कि 9 माइनर एक्ट जुड़ गए हैं और ये सब चीज़ें जो आप बता रहे रेवेन्यू कोड, तो तभी से मैं लग गई कि मैंने कहा कि अभी हमारे पास 2 महीने का समय है, मैं पहले से चीज़ें जो पढ़ी उसको मैं रिवाइज़ करती रहूँगा। और इसके लिए मैंने एक अलग से टाइम स्लॉट निकाला कि इतने टाइम पे मुझे ये माइनर लॉ पूरा कंप्लीट करना है और रेवेन्यू कोड जो लोकल लॉ है वो कंप्लीट करना है। तो जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हमें पता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे हम हैंडल करेंगे उस प्रेशर को इतना, तो आप पहले, सबसे पहले आप पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए। सबसे पहले आपको घबराना नहीं कि ऐसे मैं करूँगा ये वो, आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए, आप कंसिस्टेंट रहिए। मैं कह रही हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप कंसिस्टेंट रहिए कि मुझे रेगुलर पढ़ना है, मुझे एक भी दिन अपना ख़राब नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहिए आप। अब अपना एक टाइम, जो आपका टाइम सबसे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, एक सीरियस हो जाइए कि नहीं मुझे रेगुलर 7 से 8 घंटा पढ़ना ही है। सर मैंने यही किया, जब नोटिफिकेशन आ गया मुझे पता था कि अब नए नए सिलेबस उठ गए, मैं कंसिस्टेंट तुरंत लगातार पढ़ना शुरू की, रिवीजन करना शुरू कर दिया मैंने हर एक सब्जेक्ट जो पहले पढ़ा हुआ था। फिर नए नए सब्जेक्ट के लिए मैंने नया टाइम निकाला, किस टाइम मुझे कंप्लीट करना है। जब ये सब आप इतना कर लेंगे और आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको हरा नहीं सकती है, फिर आप आराम से निकाल ले जाओगे एग्ज़ाम को। तो ऐश्वर्या मैम, जैसे कि आपने जीएस का जिक्र किया है, तो जीएस के हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं। यस सर। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर के माध्यम से जो भी आपसे सवाल अभी पूछे जाएंगे, यस सर। उसके माध्यम से जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट, आप उनको एक मैसेज दें कि इस एग्ज़ाम के अंदर जीके और जीएस की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिपाठी सर इसको लेके एक हवा बना दिया जाता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसका कोई एंड नहीं है, आप कहाँ तक जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है मैम कि हमने पता चला कि कभी प्रतियोगिता दर्पण उठा लिया, कभी क्रॉनिकल उठा लिया, कभी हमने टारगेट फॉर आईक्यू की मैगजीन उठा लिया। और चूंकि मैम हमारा बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होता नहीं है, लॉ फील्ड के होते हैं, तो सम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है फैक्ट को याद करना, उसको समझना। तो मैं चाहूँगा कि अब अखिलेश त्रिपाठी सर आपसे इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करें। बिल्कुल। थैंक यू सर। पूछने का सर, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी यही चीज़ होती है कि ये पूरा जो एरिया होता है जीएस का बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, और साथ में आपको लॉ भी पढ़ना है। लॉ अलग से उलझा होता है, अगर आप 2-4-6 दिन भी अगर रिवीजन ना करिए तो लॉ भूल जाता है। बिल्कुल सर। तो इस पे बैलेंस कैसे बनाया जाए जीएस और लॉ की स्टडी में? सर ये है, जब आप तैयारी में आना शुरू कर देते हैं, लॉ के लिए आप अलग टाइम निकालिए और जीएस के लिए आप अलग टाइम निकालिए। आप रेगुलर पढ़िए, सबका अपना अपना सर होता है कि कैसे वो कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की, कैसे वो पढ़ रहा है। सर मेरा ये था कि मुझे सुबह का टाइम मेरा सही था, मैं सुबह आराम से 6 बजे 5 बजे उठती थी। फिर मैं सोचती थी कि सबसे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है आपका माइंड एकदम वैक्यूम होता है, आप जो डालना चाहे आप, ब्रह्म मुहूर्त कहा हाँ। जाता है। तो सर ये होता था कि मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले मुझे लॉ कंप्लीट करना है, जितना मेरा मेजर लॉ है, जो भी मेरा छूटा रिवीजन करना है, सब मैं कर ली। सुबह वाला टाइम खत्म। अब आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है, रात बची हुई है, अब उस टाइम आप जीएस कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं लॉ मैनेज करती थी और जीएस भी। अच्छा, जैसे हमारे बहुत सारे साथी जो आपको देखेंगे, ये वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि आप तो बता रहे हैं ये उन छात्रों के लिए है कि जो लोग मतलब सफलता के से या तो वंचित रह गए या तो सफलता के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो जिन्हें शुरुआत करनी है, शायद वो आपके वीडियो को देख के ही शुरुआत करें अपनी पढ़ाई, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, कहाँ से स्टार्ट करें? यस सर, उनके लिए यही रहेगा मेरी तरफ से कि सबसे पहले जो बच्चे तैयारी में आ रहे हैं, आप अपना जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, आप उसको पहले कवर कर लीजिए, उसके बेसिक्स और एक कॉन्सेप्ट पूरा जान लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इतना कर लीजिए। फिर एक जब आप नोट्स बन जाएगा, आप उसको रिवीजन करते रहिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। और आप जीएस के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने बच्चे वो टारगेट फॉर आईक्यू का सब्सक्रिप्शन जरूर ले। इनके जो मैटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड ही लोग मैटर प्रोवाइड करते हैं। और स्टैटिक लॉ हो चाहे करंट अफेयर्स हो, दोनों के लिए टारगेट फॉर आईक्यू इज़ द बेस्ट कोचिंग। मैंने 2021 में इनका बैच लिया था और इनके मटेरियल इतने ज़्यादा रिलेवेंट थे कि मेरा एपीओ में भी सिलेक्शन हुआ और इसमें भी हुआ। आप उनके मटेरियल लीजिए। अगर आपको और भी कहीं से सोर्सेस मिल रहा है, सर मैंने स्टैटिक जीके के लिए घटना चक्र पढ़ा था, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री लिया, आप वहाँ से पढ़िए, बाकी आप इनका भी ले लीजिए। और सर
बस इतना आप जीएस पढ़ते रहिए, लॉ पढ़ते रहिए, फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम आप जो एक होता है ना कि अपने आप को बस हम एक हमारा सब कुछ हो गया, ब्रश अप करना रहे, बस इतना आप करिए उस टाइम, फिर आपका सिलेक्शन आराम से निकल हो जाएगा। अच्छा, तैयारी के इस दौर में काफ़ी लोग को होता है कि सेल्फ नोट्स बनानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनानी चाहिए, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपनी सेल्फ नोट्स से कितना फ़ायदा मिलता है? सर बहुत फ़ायदा मिलता है सर, बिना नोट्स के तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती थी। मैं क्या करती थी, जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि आप कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, आप एविडेंस एक्ट अकम्प्लिश को टॉपिक ले लीजिए, उस अकम्प्लिश टॉपिक से जितने भी रिलेटेड हमारे फैक्ट हैं, सेक्शन 133 हो गया, फिर सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन भी हो गया, सबको आप एक साथ जब लिख लेंगे, मेंस एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जहाँ से ही पूछा जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, और प्लस इसका आपका बेनिफिट प्री में भी होगा, क्योंकि आप सेक्शन वाइज, केसेस वाइज सब एक जगह आप इकट्ठा लिख लिए हैं, उसका बेनिफिट। तो सर नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब जब आप एक नोट्स बना लेंगे, आपके पास एक समझ लीजिए एक वेपन हो जाता है, आपको वही हथियार है, आपको वही उसी से लड़ना है, आपको वही बार बार रिविजन करना है, देन सर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तैयारी में जैसे दोनों पार्ट में, लॉ या जीएस में आपके रिसेंट केसेस आते हैं, उनका रोल रहता है, मेंस में काफ़ी अच्छी भूमिका रहती है उनकी, जीएस में करंट अफेयर्स का रहता है, तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए बच्चों को? सर जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं, जब आपका पता है कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए फेब में है, 2024 फेब में है, तो आपका 2023 वाला पूरा करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। तो उस साल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे न्यूज़ में रहे हैं, सर मेरा ये था कि मैं मैगजीन यूज़ करती, सर दृष्टि आईएएस का मैगजीन आता था, मैं उसको रिफ़र करती थी, उसको मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने नोट कर लिया, फिर उसको मैंने पढ़ लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट लगा मैंने उस मैगजीन में मेंशन कर लिया। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, मैंने टारगेट फॉर आईक्यू का सब लिया था, उसका सर उन्होंने वो पूरा प्रोवाइड कर देते, उसका क्या कहते हैं, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, मैंने वहाँ से पढ़ा। ये 2 सोर्स हो गया। और इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं नेट से देख लिया कि हाँ भी ये करंट में चल रहा है, चलो इसको मैं कहीं नोट कर ली। तो 2-3 सोर्स रहते हैं, आप क्या करें, आप स्टिक रहिए उस सोर्स को, क्योंकि मोर लेस मटेरियल सारी चीज़ें हर जगह वही रहती हैं। तो बस सर ये है कि जो भी करंट है, जो भी टॉपिक है, आप उसको लिखिए, पढ़िए, और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप उसको बार बार रिवीजन करिए बस। अच्छा, एक जैसे आपके बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ प्रीलिम्स दिए, तैयारी की है आपके साथ, कुछ लोग प्रीलिम्स में ही साथ छूट गया उनका, कुछ लोगों का मेंस में छूटा, कुछ लोग दरवाजे पे, आयोग के गेट पे जाके लौट के आए हुए हैं। तो इस समय उनका एक दौर है, एक आप लोगों का दौर है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब कि सफलता तक पाते रह गए हैं? सर मेरा भी एक फ्रेंड है सर, उसका मेंस में नहीं हुआ, फिर और भी लोग प्री में नहीं हुआ सर, करीबी बहुत लोग हैं। ऐसे लोग को देख के लगता है कि अरे हमारे फ्रेंड हैं, और फिर सर उनके लिए बस इतना है कि आप मेहनत करो, आपके हाथ में जो है आप वो करो। अगर आपने डिसाइड किया कि हमें कंपटीशन देना है और हमें आगे इसी फील्ड में करना है, आप एकदम अपनी तरफ से लग जाओ। जो भी एक होता है ना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आप दोनों करिए। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, सोर्सेस अपना लिमिटेड रखिए, रिवीजन करिए, कंसिस्टेंट रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि आएगा तो हम पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। उस हिसाब से आप लग जाइए और आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए होल। जब नोटिफिकेशन आए आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। और आप जब एग्ज़ाम आपका चल रहा है उस टाइम आप कैसे एक्ट कर रहे हो, जैसे हमारा प्री वाला एग्ज़ाम है, आप बहुत मेहनत, बहुत एमसीक्यू सॉल्व किया आपने, लेकिन एग्ज़ाम में जाके आप मेंटल प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, इससे क्या होगा, आपका जो पहले का मेहनत है सब खराब हो जाएगा। तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। आप कहीं भी मॉक दीजिए कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्ज़ाम के टाइम मेंटल प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए बच्चों को। इसके लिए उनको पहले जितने मॉक हो सके आप दीजिए, और जब आप इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम आप अच्छा इजीली हैंडल कर लेंगे। और यही बात मेन से भी लागू होती है कि आप पहले से आंसर राइटिंग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सफिशिएंट, इतना बहुत सफिशिएंट है सर। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद जैसे आपका इंटरव्यू हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, जो वेटिंग वाला दौर होता है, तो अपने रिजल्ट को लेके आप कितना श्योर थे, और अपने रिजल्ट जब देखा तो पहला रिएक्शन क्या था? यस सर, क्योंकि हमारा इस बार का जो मेंस था वो, क्योंकि हम लोग का ये रहता है कि हमें मेंस देना है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि ये मेंस में आया है, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारा भी यही था कि हम पहले देखें, उस हिसाब से तैयारी किया, फिर मेंस दिए। जबकि इस बार का जो मेंस था बहुत अलग पैटर्न, बहुत चेंज कर दिया था उन्होंने। जीएस में बहुत अलग अलग क्वेश्चन थे, और प्लस सब्सटेंटिव लॉ का बहुत अलग आ गया था। तो हम अपने हिसाब से करके आ गए थे, जो भी हम पढ़े थे करके आ गए थे। तो इतनी एकदम श्योर तो नहीं थी कि हो जाएगा, बट हाँ ये एक होप रहती है कि हमने अगर इतना मेहनत किया है और इतना मेंस में अच्छे से करके आया है तो सिलेक्शन हो सकता है।
श्योरिटी सर किसी को नहीं रहती, कोई कितना, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई श्योर नहीं होता है, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सर मेरे साथ भी यही था कि मैं बहुत श्योर नहीं थी, बट एक होप थी कि हाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने तरीके से पूरा कर दिया है, बस इतना सर। फिर जब रिजल्ट आया उस दिन सर, आई होप 30 अगस्त को रिजल्ट आया था शाम को, 31 को राखी थी सर, उस टाइम मैं मार्केट में थी और मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन आया और सब बोले कि अरे ऐश्वर्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। देन हम मार्केट में चिल्लाने लगे अरे हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा लगा था वो मोमेंट सर, हमेशा याद रहेगा लाइफ ले। सर तो ऐश्वर्या मैम, जैसा कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू निकल कर आता है वो आता है लैंग्वेज को लेके। यस सर। क्योंकि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जिस प्रदेश की सेवा के अंदर हम अपनी सेवाओं को देने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे मैम मैक्सिमम व्यक्ति हिंदी समझते हैं, लेकिन मैम जब हम लॉ के सब्जेक्ट को देखते हैं, उनके टर्म को देखते हैं, तो उसकी मैम हिंदी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70% एस्पिरेंट इसी चीज़ को लेकर दुविधा में होते हैं कि वो किस लैंग्वेज को लें। अगर वो हिंदी की तरफ जाते हैं तो उनका ये व्यू रहता है कि यार हिंदी के अंदर कंटेंट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं तो इंग्लिश हम समझ तो लेते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि मैम जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन कि वो स्पीक आउट कर सके फ्रिक्वेंटली या थ्रोली। हाँ, वो समझ तो सकता है। तो मैम लैंग्वेज को लेकर आपका क्या विचार होगा या आपका क्या सजेशन होगा आने वाले जुडिशियल एस्पिरेंट को लेकर? सर अगर हम एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, हिंदी वालों का नहीं। सर ये है कि जो भी बच्चे जिनका मीडियम पहले से इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रखें, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलता है। और हिंदी वालों से मैं अगर ये कहूँ, अगर उनकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो वो भी अपने आप को इंग्लिश में स्विच ऑफ करके और स्विच ऑन करके अपना इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना शुरू करें। और जो बच्चे उनको अगर होता ना कि स्टार्टिंग से वो हिंदी में पढ़ रहे हैं और अचानक से इंग्लिश में आना उनके लिए मुश्किल होता है, तो फिर वो अगर हिंदी है तो फिर हिंदी का जो एक होता है कि बेयर एक्ट में जो हिंदी वर्ड यूज़ हुआ है वो हिंदी प्रॉपर तरीके से फिर मेंस में उनको लिख के आना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर उससे प्रभावित होगा। तो सर लैंग्वेज बैरियर इज़ नॉट बहुत मैटर नहीं करता है, बट ये है कि जिस भी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हैं वो आपका बेस्ट लैंग्वेज होना चाहिए। आप उसमें कंफर्ट रहें, एकदम नॉर्मल रहे कि हाँ मुझे एकदम अच्छे से करके आना है। तो सर ये है, बाकी बस इतना ही सर कहना चाहूँगी। जी, तो जैसा कि मैम आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू को लेकर एक फोबिया रहता है, बोर्ड का रवैया कैसा होगा, पैनल्स का व्यूज़ कैसा होगा, वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे, किस तरीके से सवाल पूछेंगे। क्योंकि मैम बीइंग एज ए मेंबर ऑफ टारगेट फॉर IQ हम लोगों को भी पता है कि हम एक एक चीज़ लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि त्रिपाठी सर कैसे आपको इंटर करना है, कैसे आपको इजाज़त लेके बैठना है। लेकिन ये बात मैम हम लोग भी जानते हैं कि द मोमेंट वो व्यक्ति आयोग के सामने प्रवेश करता है या जाता है, वो सारी रटी रटाई बातों को भूल जाता है। वो बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए आइडेंटिफाई करना कि सर मे आई कम इन बोलूँगा, शैल आई कम इन बोलूँगा या मैं क्या बोलूँगा। तो मैम वो जो एक दौर होता है लगभग 2.5 मिनट या कह लीजिए 2 मिनट 1 मिनट का जो दौर होता है कि जब आप आयोग का दरवाज़ा खोलते हैं, अपनी गर्दन अंदर की ओर डालते हैं, पूछते हैं कि सर क्या मैं आ सकती हूँ। तो मैम मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक एक मैसेज कन्वे कराना चाहता हूँ कि वो जो प्रॉपर जो एटमॉस्फेयर था या जो माहौल था या जो आपने महसूस किया वो आप बताइए मैम। यस सर। सर जब हमारा मेंस हो गया होता है, हम पूरा सिलेबस अपना कवर कर चुके रहते हैं, तो नॉलेज हमारा चेक हो गया है। इंटरव्यू हमारा एक पर्सनैलिटी एक होता है कि हमको जाना है और अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना है जितना अच्छा हो सके। तो बच्चे को लगता है कि हम वहाँ जाएंगे, वो हमसे बहुत अंदर का सवाल पूछेंगे, हम कैसे वहाँ बताएंगे। तो मुझे लगता है वो इंटरव्यू बस एक पर्सनैलिटी, आपको सिर्फ जैसे आप हो, आप जैसे एक नेचुरल पर्सन आपको वहाँ पे बहुत बनना नहीं है। आप नॉर्मल होके जाइए, आराम से बैठिए। आयोग आप बहुत कोऑपरेटिव होता है, उनका बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो भी हर चीज़ समझते हैं। बच्चे बहुत नर्वस है, ये सब चीज़ें उनको पता रहती हैं पहले से। आप स्माइल करिए, हल्का सा स्माइल करिए आप, और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। आपको जो सवाल एकदम आता है आप ऑनेस्ट से उसका आंसर दीजिए, और जो नहीं आता आप एकदम से कहिए कि सर सॉरी मैं ये नहीं बता पाया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी सर। मेरा ये था कि सर मैं टारगेट फॉर IQ का आप लोगों ने हमें बताया था कि वो पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, आप लोग जो डर है वही आपको वहाँ नहीं दिखाना है। तो मैं इस पूरे टीम को सर मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग का टीम बहुत सपोर्टिव रहा और बहुत सारी
जो अफवाह होती हैं वो आप लोगों ने हमारा दूर किया। इससे क्या हुआ, एक अंदर से कॉन्फिडेंट आया, नहीं हमें वहाँ जाना है, हमारा नॉलेज चेक हो चुका है, हमें अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, हम जैसे हमें आपको अपने आप को वैसा दिखाना है। तो बस मेरा सर यही है कि बच्चे जो भी जाएं आप एक वेल ड्रेस्ड होके जाएं, एकदम नेचुरल रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपकी आपको सब आता है। आप वहाँ जाइए, आराम से एकदम बैठिए, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनका एकदम शालीनता से जवाब दीजिए जो हो, और जो नहीं आए आप एकदम से मना करिए कि सर सॉरी मैं नहीं याद आ रहा है मुझे। वो आपका उस बात का आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, आप एकदम नॉर्मल रहिए, वो आपको अच्छा आपका सपोर्ट करेंगे, बढ़िया होगा आपका। तो जैसा कि ऐश्वर्या मैम, मैंने जो महसूस किया है कि जब आप बोर्ड से निकल कर आते हैं इंटरव्यू देके, तो जैसे क्लास 10th का एक बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आता था, उसके माता पिता पूछते थे कि बेटा इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, पेपर कैसा हुआ। तो क्या आपने भी इस दौर को फेस किया कि जब आप आयोग के गेट से निकली होंगी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया होगा, उन लोगों ने भी आपको कॉल किया होगा जिनका अगले दिन इंटरव्यू था, वो कैसा लगा मैम दौर आपको? सर मेरा PCA का इंटरव्यू सर, जब मैं गेट से निकली सर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, जहाँ तक क्योंकि आप लोग का सपोर्ट था, आप लोग का जो था, आप लोगों ने जैसा बताया था मैं एकदम वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट की। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं वहाँ जाके अपने आप को एकदम बढ़िया से रिप्रेजेंट की। उसके बाद फिर जब मैं बाहर आई तो इंटरव्यू देने मेरे पापा गए थे, भाई गया था, और मेरी एक फ्रेंड थी रिया, वो गई थी। तो वो सबसे पहले तो भाई का यही एक्शन था, कैसा हुआ कैसा हुआ। हमने कहा नहीं मैं बहुत अच्छे से करके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिया भी थी, वही पूछ रही थी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे, पापा भी थे क्या क्वेश्चन पूछे। मैंने उनको क्वेश्चन बताया, पापा ये था, मैंने इसका ये आंसर दिया। पापा बोले हाँ बहुत बढ़िया है, आप अच्छा करके आए हो, होप्स तो आपका रिजल्ट अच्छा हो। देन सर फ्रेंड लोग थी, वो भी कॉल की पूछ रही थी कि कैसा हुआ। तो सर सारी प्रक्रिया फिर मैंने उनको बताई। तो ऐश्वर्या मैम, बस मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, और वो सवाल की जो लाइन है मैंने त्रिपाठी सर के ही सवाल से ली है, और वो सवाल ये मैम कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जिसने जस्ट अभी LLB में एडमिशन लिया है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? और मैम वो व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया, अथक प्रयास किया, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गए, लेकिन मैम आप कह दीजिए कि शायद अनफॉर्चुनेटली उनका किसी वजह से नहीं हो पाया। तो मैम ये जो समाज का जो 2 वर्ग है या 2 जुडिशियल एस्पिरेंट्स की जो कैटेगरी है, इन दोनों के लिए रेस्पेक्टिवली आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? सर पहले जिन्होंने अभी स्टार्टिंग में LLB में एडमिशन लिया है, पहले मैं ये कहूँगी कि आप एक लॉ पढ़िए, बेसिक आपका नॉलेज जो हो आप चेक करिए अपने आप को कि आप कहाँ पे हैं। आप उसके बाद आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर उसी दिशा में आपको अपने आप को आगे लेके चलना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आ रहे हैं तो आप सिलेबस देखिए, आप उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ें आ रही हैं। आपको GS कैसे कवर करना है, GS के लिए तो मैंने ऑलरेडी कहा कि टारगेट फॉर IQ इज़ द बेस्ट कोचिंग। और लॉ फिर आप देख लीजिए आपको कहाँ पे अच्छी, अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे फिर अपने से भी कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। और सर जो बच्चे अभी जिनका कंपटीशन में, जैसे आप कह रहे हैं इंटरव्यू तक पहुँचे और फिर नहीं हुआ, तो सर मैं ये कहूँगी कि जैसे एक लाइफ होता है, लाइफ में सर हार या जीत, उतार चढ़ाव, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये सब होता ही रहेगा, आप इसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि आप में कमी कहाँ रह गई थी। आप अपनी तरफ से, अगर आप कहीं, आपका ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कहीं लैग कर रहे हो, आप उस कमी को पहले पहचानिए, कहाँ मेरा मेंस में कहाँ गड़बड़ हो रहा है या फिर इंटरव्यू में कहाँ गड़बड़ मेरा हो रहा है। आप वहाँ पे अगर आप अपनी कमी जान लिए, आप उस पर वर्क करिए, फिर आप कंपटीशन में बैठिए। देन आप देखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। सर मैं यही तो कहूँगी, मैंने हमेशा से मैं कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से आप 100% दीजिए, फिर उसके बाद रिजल्ट का जो है वो होगा। एंड सर उनके लिए भी मैं होप्स तो आप अच्छा करो, ऑल द बेस्ट। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जैसे कि परंपरा है तो मैं रेस्पेक्टेड त्रिपाठी सर से निवेदन करूँगा कि वो आपका सम्मान करें। थैंक यू सर। सर आप भी पकड़ लीजिए। जी शुक्रिया मैम। ओके, थैंक